बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल सितारा शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी ये 18वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और मैं साथ में आपको बता दूं कि मैंने माला स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी प्लेलिस्ट आप लोग बुक्स फॉर नावल्स फॉर एवर पर चेक कर सकते हैं और फॉर एवर बुक हेवन पर। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। समीना की हालत पहले से बहुत बेहतर थी। प्लास्टर उतर चुका था, लेकिन बाजू हिलाने जुलाने में डॉक्टर ने खासी एहतियात की ताकीद की थी, जिसकी वजह से उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी कमज़ोरी भी बहुत हो गई थी। मुसलसल अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से तबीयत मकदर सी रहती। उस रोज़ फजर की नमाज अदा करके मावा ज़बरदस्ती उन्हें करीबी पार्क में ले आई कि आप फ्रेश महसूस करेंगी खुद को। लेकिन दूसरे ही चक्कर में समीना हाथ झाड़ कर बैठ गई। बस भाई मावा, मैं तो थक गई, अब और नहीं चला जाएगा मुझसे। करीबी बेंच पर निशित संभालते हुए उन्होंने कहा, आप बूढ़ी हो गई हैं मम्मी। बूढ़े हों मेरे दुश्मन, वो तो एक्सीडेंट की वजह से वीकनेस हो गई है, वरना तुमसे पहले उस पार्क के 10 राउंड लगा सकती हूँ। समीना ने नाक पर से मक्खी उड़ाते हुए कहा। मावा ने शरारत से उन्हें देखा। ये बात तो आपने डबलिन में भी कई बार कही थी, लेकिन खुदा के बाद मैं गवाह हूँ, 2 के बाद तीसरा चक्कर आपने कभी नहीं मुकम्मल किया। तुम जैसी पोस्ती लड़की को क्या पता कभी मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली भी हो। उन्होंने फ़ौरन हिसाब बराबर किया। अच्छा आप यहाँ बैठिए, मैं 2 राउंड और लगाऊंगी। वो छोटे छोटे कदम उठाती ट्रैक की तरफ चली गई। समीना आरामदेह पोजीशन में बैठकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। पार्क में इतनी सुबह भी तकरीबन हर उम्र के मर्दों ख़वातीन हत्ता के बच्चे भी दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग घास के दाँत पर मेट बिछाए योगा और मुख्तलिफ वर्जिशें करने में मसरूफ़ थे। ट्रैक पर जॉगिंग करने वाले से ज़्यादा चहलकदमी करने वालों की तादाद थी। अंधेरा तकरीबन छट चुका था, लेकिन सूरज आसमान के किनारों पर कहीं करवटें बदल रहा था और धूप का नामो निशान तक दिखाई न देता था। आसमान से ज़मीन तक सुबह सवेरे की ताजगी और खनकी तनी हुई थी। घास नम सी थी, पौधों पर रात का कोहरा जमा था, जबकि दरख्तों के पत्तों से रात भर की शबनम बूंदें बनकर टपक रही थी। आसमान पर सुबह के परिंदे उड़ान भर रहे थे और उनकी दिलकश आवाज़ें सारे में बिखर जाती थी। तभी सरवत और इनिया आ गई। सरवत तो खैर वॉक की आदी थी, इनिया यूं ही आ गई थी। समीना आंटी आप अकेली आई हैं? इनिया ने पूछा। नहीं, मावा भी आई है, मैं थक गई तो यहाँ बैठ गई। मावा अपने 2 राउंड पूरे कर ले, फिर घर जाएंगे। अन्नू बेटे, मेरा भी मूड नहीं है आज वॉक करने का। तुम चाहो तो मावा के साथ वॉक कर लो, मैं यहाँ समीना के पास बैठती हूँ। सरवत ने इनिया से कहा था। वो सर हिलाकर मावा के पास चली गई। सरवत समीना के पास बैठकर हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगी, लेकिन उनकी मतलाशी नज़रें पार्क में हद निगाह तक घूम रही थी। ऐसे दरख्त हवेली में बहुत थे। माँ समीना ने एक करीबी दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसके पत्ते लंबे और चिपटे थे। सरवत ने चौंक कर समीना को और फिर दरख्त को देखा। सफ़ेदे के दरख्त तो पहचान थे उस हवेली के। वैसे हैरानी की बात है, इस हवेली में चंद रोज़ गुजारने के बावजूद आपको याद है? सरवत ने जैसे समीना की यादात से मुतासिर होते हुए कहा था। चंद रोज़ में पूरी एक ज़िंदगी, समीना ने गहरी सांस भरते हुए कहा। मैंने अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दिन उस हवेली में गुजारे थे। कभी कभी तो मुझे लगता था किसी दिन मेरा दिमाग ही फट जाएगा। और अब भी हैरानी होती है कि वहाँ से निकलते हुए मेरा ज़हनी तवाज़ुन कैसे दुरुस्त रह गया। वो जैसे उसी दौर में पहुंच गई थी जो उनकी ज़िंदगी का बदतरीन दौर था। मैं तो आप पर बहुत रश्क करती थी कि बड़े मुनासिब वक्त पर आपकी जान छूट गई। सरवत ने कदरे ताज्जुब से कहा था। जान तो छूट गई थी, मगर वक्ती तौर पर। अल्लाह ने किस्मत में दोबारा उसी अकूबत खाने में जाना लिखा हुआ था और दूसरी बार रिहाई की इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी मुझे कि मेरी सारी ज़िंदगी ही वीरान हो गई। रिहाई की कुछ न कुछ कीमत तो अदा करना पड़ती है, लेकिन इतनी बड़ी कीमत मैं समझी नहीं। सरवत ने कुछ उलझ कर उन्हें देखा। समीना के चेहरे पर दुख का साया लहरा रहा था। दिल में जैसे टेसे सी उठने लगी। समीना जब वो देर तक खामोश रही और अपना गम छुपाने को लबों को दांतों से कुचलती रही और उनकी आंखों में नमी सी दिखाई देने लगी, तो सरवत के उनके कंधे पर हाथ रख दिया। समीना ने गहरी सांस भरते हुए आंसुओं को पीछे धकेला। हवेली में मावा के बाबा को किसी ने कत्ल कर दिया था। मैं सुहागिन बनकर उस हवेली में गई थी, बेवा बनकर निकली। इस हवेली ने मुझे कुछ नहीं दिया, उल्टा जो कुछ था वो भी छीन लिया। सरवत के लिए ये इतना बड़ा शौक था कि वो बड़ी देर तक कुछ बोल ही नहीं सकी। मेरे खुदाया, मुझे तो रजब भाई के बारे में पता ही नहीं था। मैं समझी वो आयरलैंड में होंगे। सरवत सिर्फ इतना ही कह सकी। उनके लिए तो ये ऐसी गैर मामूली इतला थी जिस पर यकीन ही नहीं आ रहा था।
मेरे लिए ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। यकीन मानिए समीना, मुझे बहुत दुख हुआ है। रजब भाई से गो के मेरी ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे इंसान थे। मुस्तकीम से बहुत दोस्ती सुनी थी, उनकी तारीफ़ सुनी थी। सरवत ने जैसे मजबूरन मुस्तकीम भट्टी का नाम लिया था। अच्छा, हैरानी है, उस हवेली में कोई रजब की तारीफ़ भी करता था? समीना के लहजे में दुख भी था, तमस्खुर भी। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन मुस्तकीम अक्सर उनकी तारीफ़ करता था। उन दोनों के दरमियान चंद लम्हों की खामोशी हायल हुई, फिर सरबत ने ही इस खामोशी को तोड़ा। मुझे एहसास है समीना, ये जिक्र आपको बहुत दुख पहुंचा रहा होगा, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कैसे हुआ ये सब। छोड़ो सरबत, बड़ी लंबी कहानी है ये। फिर जो बात सिर्फ दुख थे उसका बार बार जिक्र करने का फ़ायदा। अगर आप मुझे रजब भाई के इंतकाल की खबर सुनाती तो मुझे इतनी हैरानी ना होती, लेकिन कत्ल, वो भी हवेली के अंदर, नाकाबिले यकीन। नाकाबिले यकीन, समीना ने कर्ब से दोहराया। उस हवेली ने किसको खुशियाँ दी थी सरबत, के गम की खबर नाकाबिले यकीन लगे। अपनी तरफ देखो, मेरी ज़िंदगी देखो, वो हवेली दुखों का बरजुख थी और कुछ नहीं। इंक्वायरी तो ज़रूर हुई होगी, आपको किसी पर शक था? जब हवेली से निकली तो ज़हनी हालत ऐसी नहीं थी कि किसी पर शक कर सकती। मावा जानती है क्या ये ही कि उसके वालिद का कत्ल हुआ था? समीना ने आहिस्ते से नफ़े में सर हिला दिया। मावा उस वक्त बहुत छोटी थी, वो यही समझती है कि उसके बाबा का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। जलाल, वो सामने से जॉगिंग करते हुए गुजरा था। सरबत बेसाख्ता पुकार बैठी। जलाल ने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा, फिर उल्टे कदमों उनके करीब आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो जलाल? सरबत ने पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुसद्दा का बाअदब था। जलाल, शुभी आज जॉगिंग करने नहीं आया? उसके सवाल का जवाब सर हिलाकर देते हुए सरबत ने इश्तियाक को बेयकीनी बेचैनी भरे लहजे में पूछा। वो तो मुझसे भी पहले ही पार्क आ गया था। जलाल ने इधर उधर शुभी को तलाश करते हुए कहा। वो देखिए, उस तरफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। सरबत की आंखों में नूर सा उतर आया था। शुभी भी उसी तरफ देख रहा था, मगर नज़र मिलते ही उसने नागवारी से चेहरा मोड़ लिया। सरबत के दिल को धक्का सा लगा, मगर समीना जलाल से कह रही थी, तुमसे तो भाई मैं सख्त खफा हूँ, अच्छी मदद की, शुक्रिया का मौका भी नहीं दिया। आंटी, आप लोग इतना शुक्रिया अदा करते हैं कि मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। पहले आपके भाई ने शुक्रिया कहा, फिर आपकी बेटी ने भी यही कहा, अब आप भी शुक्रिया कह रही हैं। बिलीव मी, कोई इतना बड़ा काम नहीं किया मैंने कि आप लोग शुक्रिया ही कहते रहें। जलाल ने बेचारगी से कहा। समीना हंसती। अच्छा, दोबारा कोई शुक्रिया नहीं कहेगा, लेकिन ज़रा ये प्लास्टर उतर जाए, फिर मैं तुम्हें खाने पर इनवाइट करूँगी। देखो, इनकार मत करना भाई, मुझे भी तो लगना चाहिए कि मैंने अपने मोहसिन का शुक्रिया अच्छे तरीके से अदा किया है। समीना ने बेहद अपनायत से कहा था। जलाल इनकार नहीं कर सका, इस बात में सर हिलाया और ख़वातीन को खुदाफिज कहकर चला गया। सरबत खामोश बैठी उस तरफ देख रही थी जहाँ हरी बाड़ के पीछे शुभी की झलक दिखाई दे रही थी। आप जलाल को कैसे जानती हैं? जलाल ही मुझे हॉस्पिटल ले गया था, बड़ी मदद की इसने मेरी। वैसे बड़ा अच्छा लड़का है, दिल का तो बहुत ही अच्छा है, सरबत ने कहा। वरना मुझसे क्या रिश्ता है कि इतनी तमीज़ तहजीब से मिले। माशाल्लाह, बहुत नेक है। माँ बाप खुशकिस्मत हैं जलाल के। और तुम्हारा बेटा? समीना ने पूछा। मेरा मतलब है तुम्हारे बेटे के माँ बाप खुशकिस्मत नहीं है। बाप खुशकिस्मत है और माँ, जिसकी शक्ल उसका बेटा देखना ही ना चाहे, वो माँ कितनी खुशकिस्मत हो सकती है। सरबत के लबों पर मजरू सी मुस्कुराहट थी। समीना ने उनके हाथ पर हाथ रखकर तसल्लियामेज़ अंदाज में थपथपाया। मैंने कहा ना सरबत, वो हवेली दुखों का बरजुख थी, जिससे किसी को कोई सुख नहीं मिल सका। ईंट गारे की हवेलियाँ किसी को दुख नहीं देती समीना, हवेली में बसने वाले पत्थर इंसान दुख देते हैं। सरबत के लहजे से आंच आती थी। फिर दोनों खामोश हो गई, हत्ता कि सूरज की किरणें दरख्तों से उतरकर सब घास पर फैल गई। मैं कल से यहाँ नहीं आऊँगा शहर में, और बहुत से पार्क है जहाँ जॉगिंग के लिए जाया जा सकता है। शबी ने जलाल के साथ ट्रैक पर दौड़ते हुए तल्खी भरी संजीदगी से कहा था। इस पार्क में क्या बुराई नज़र आ गई? जलाल ने लहजा भर के लिए गर्दन मोड़कर उसे देखते हुए कहा। किस कदर भीड़ रहती है यहाँ, पार्क कम चिड़ियाघर ज़्यादा लगता है। हर ऐरा घरा मुंह उठाकर आने लगा है। गो कि ये बड़ा ही है मकाना एतराज़ था, लेकिन जलाल ने तहम्मुल से बर्दाश्त किया। ये पब्लिक पार्क है मोहतरम, आपका प्राइवेट पार्क नहीं कि जो भी आए आपकी इजाज़त लेकर आए। शबीर ने उसी बात पर कड़ी नज़रों से उसे घूरा था। इसीलिए कह रहा हूँ, कल से किसी और पार्क में जाऊँगा, उसने सुलग कर कहा। तुम इत्मीनान से यहाँ आना और आती जाती आंटियों को सलाम करते रहना। उसने जैसे दांतों के बीच जलाल को पीस डाला। अच्छा, अब समझा गुस्सा किस बात का है। शबी की नाराज़गी के डर के बावजूद वो अपनी बेसाख्ता हंसी रोक नहीं पाया। तुम भी सलाम कर लेते, उसने मशवरा दिया। किस खुशी में?
वो ताव खा गया। नेकियां मिलती हैं? जलाल ने मालूमात में इजाफा किया। तुम्हें मुबारक हो ये नेकियां, और बहुत से तरीके हैं नेकियां जमा करने के, उसने जलकर कहा। यार शबी, क्या हो जाता अगर तुम सलाम कर लेते? छोटा सा सलाम करने में कितना टाइम लगता है? वो बेचारी इतने में ही खुश हो जाती। जेडी, मेरा दिमाग पहले ही गर्म हो चुका है। बेतुकी नसीहत का उल्टा असर हुआ तो नताइज के जिम्मेदार तुम खुद हो गए। रिश्तेदारियाँ निभाने का शौक़ है, निभाओ, मुझे इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। वो मेरी नहीं तुम्हारी रिश्तेदार है। रिश्ता भी ऐसा जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मेरी रिश्तेदारी तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस रोज़ ताया जान ने उन्हें तलाक दी थी। मैं उनसे मिलता हूँ या उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अभी उसने इतना ही कहा था कि शबी ने गर्दन मोड़कर एक कड़ी चुभती हुई निगाह जलाल पर डाली और रफ्तार बढ़ाता आगे निकल गया। जलाल ने गहरी सांस भर उसे देखा। ये नहीं सुधर सकता, उसने तासुफ से सर हिलाते हुए सोचा था। मैं तो भाई ऐसी ही हूँ। वो जो कहते हैं कान को सामने से पकड़ा जाए या सर के पीछे से हाथ घुमाकर, पकड़ा तो हर हाल कान ही जाएगा। इसीलिए मुझे हर धर्म कह लो, ढीठ कह लो या मुस्तकिल मिजाज, बात तो एक ही है। मावा ने एक छोटा सा कहका लगाते हुए कहा। पार्क से वापस जाते हुए वो अपनी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर बड़ी दिलजमी से रोशनी डाल रही थी। यह भी अच्छा था कि समीना सरबत के साथ कहीं कदम आगे चल रही थी, वरना एक दिलचस्प बहस तो ज़रूर ही छिड़ जाती। मुझे अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत है। बड़े मामू, ममानी जान, फिजान मामा, शहरोज़, शिज़ा, सबसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत मम्मी से है। मम्मी वो दुनिया की वाहिद शख्सियत है जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी का हर फैसला बदल सकती हूँ। बचपन में मुझे स्कूल बंक करने में बड़ा मज़ा आता था। शहरोज़ मुझसे बड़ा था, शिज़ा छोटी। मैं दोनों को वर्गलाकर घूमने फिरने निकल जाती थी और फिर मम्मी से बड़े गज़ब की डांट पड़ती थी, मगर आफरीन है मेरी डिठाई पर। मजाल है जो कभी इस डांट का असर लिया। हाँ, वक्ती तौर पर शर्मिंदगी ज़रूर होती थी और पक्का फ़ैसला करती थी अब कोई ऐसा काम नहीं करूँगी कि मम्मी को डांटने या खफा होने का मौका मिले। लेकिन ये एक और फ़ैसला था जो हर बार बदल जाता। उसके खनकते लहजे का तासुर हनूस था, जैसे खुद ही अपनी शरारतें याद करके महफूज हो रही हो। एक मरतबा डिब्लन के साइड एरिया में सर्कस लगी। मैं हस्बे मामूल स्कूल बंक करके देखने चली गई। वहाँ एक करतब था कि बाजीगर गहरे से कुएं में मोटरसाइकिल और कार चलाते थे। मैं इतनी मुतासिर हूँ कि जब भी ये करतब करने के लिए मचल उठी, अगले दिन से बाइक चलाना सीखने लगी और ठीक तीसरे रोज़ कुएं में बाइक चलाने पहुँच गई। फिर मावा ने यहाँ खामोशी के एक ड्रामाई सा वक्फा लिया था। इनिया तो जस्सू से फड़क उठी। फिर उसने बेचैनी से पूछा। मावा गहरी सांस भरकर बोली, फिर क्या? 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद बाइक तो महारत से नहीं चलाई जा सकती थी, फिर फ्रैक्चर ही करवाया जा सकता था। सो मैंने बाएं टांग तुड़वा ली। मम्मी खूब रोई और पूरे 8 दिन मुझसे बोलचाल बंद रखी। 9वें रोज़ मैंने गुस्से में आकर बेसबॉल बैट से पड़ोसियों के लड़के का सर फाड़ दिया। उसकी मम्मी आई, हमसे खूब झगड़ा किया। वो लोग हॉलैंड से आए थे, डिच बोलते थे। मैं उससे बिल्कुल नाबल थी। बाद में फिजान मामा ने बताया वो गालियाँ दे रही थी, बड़ी मुश्किल से उसे ठंडा करके भेजा है। गालियों वाली बात सुनकर मुझे और गुस्सा आया। मैंने दोबारा बैट उठाया तो मम्मी ने कहा, अब घर से बाहर निकलोगी तो दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। मैंने कहा अभी सिर्फ दाएं तरफ वाले पड़ोसी का सर तोड़ा है, आप 10वें दिन बोलचाल बंद रखेंगी तो बाएं तरफ वाले पड़ोसी का सर फाड़ दूंगी। 11वें दिन भी बात नहीं करेंगे तो सामने वाले के लड़के का भी सर मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अभी बात सामने वालों तक ही पहुंची थी कि मम्मी ने सफ़ेद झंडी लहराकर सीज़ फायर कर दिया और यूँ हमारी सुलह हो गई। मुहावरतन नहीं, हकीकतन हंस हंस कर इनिया के पेट में बल पड़ चुके थे। मेरे अल्लाह, तुम किस कदर लड़ाका होती थी मावा। इसमें लड़ाका वाली क्या बात है? और तुम प्लीज़ हंसो नहीं, इस सुलह का बड़ा भारी जुर्माना भरना पड़ा था मुझे, उसने दुखी लहजे में कहा। अच्छा, वो क्या? मम्मी से वादा करना पड़ा कि मैं दोबारा कभी कुएं में बाइक चलाने की बात नहीं करूंगी, ना ही कभी इस बारे में सोचूंगी। बात करना मैंने छोड़ दिया, लेकिन सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती थी। रिचर्ड गेयर की फिल्म में डायलॉग सुना था, जो ख्वाहिशात पूरी ना हो वो ज़िंदगी का नासूर बन जाती है। मुझे लगता है मेरी ये ख्वाहिश भी नासूर बन चुकी है। तुम यकीन करोगी इनिया, मुझे ख्वाब में अक्सर नज़र आता है कि मैं कुएं में बाइक चला रही हूँ। उसके बात करने का अंदाज़ बेहद दिलचस्प था, चेहरा बेहद संजीदा, आंखें बेपनाह शरारत से जिगर जिगर करती हुई। इनिया की हंसी न रुकती थी। अरे तुम हंसती जा रही हो जैसे मैं लतीफ़े सुना रही हूँ। ला हौला वला, मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश, उसने दुहाई दी, फिर खुद भी मुस्कुराने लगी। फिर ज़रा संजीदा होकर बोली, अच्छा सुनो, मेरी मम्मी को मत बताना कि मैं ख्वाब में बाइक चलाती हूँ, उन्हें घबराहट होना शुरू हो जाएगी, फिर मेरे ख्वाब देखने पर भी पाबंदी लगा देंगी। एक बात समझ में नहीं आई, इनिया ने कहा। समीना आंटी का गुस्सा पड़ोसियों के लड़के पर क्यों निकाला था तुमने?
इस सवाल पर मावा ने पहले कहका लगाया, फिर बोली, मम्मी का तो एक्चुअली बहाना था। दरअसल उसने 4 रोज़ पहले शरोज़ से झगड़ा किया था और उसके चेहरे पर नाखून मार दिए थे। मैंने इसी बात का बदला लिया था। वो मज़े से आंखें मटका कर बोली थी। नाखून मारने की इतनी बड़ी सज़ा? इनिया को ताज्जुब हुआ। कोई बड़ी सज़ा नहीं थी। मेरा बस चलता तो उस गधे को बोटियां करके उसी के पालतू कुत्ते को खिला देती। यार इनिया, तुम्हें शायद अजीब लगे, लेकिन मैं खुद से वाबस्ता लोगों के लिए बड़ी पॉसेसिव हूँ। कोई उन्हें तकलीफ़ पहुँचाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खून खौलने लगता है मेरा। जब तक बदला न ले लूँ सुकून ही नहीं आता। और ये शहरोज़ साहब कौन है? ये लो, इतने दिन से मुझे जानती हो, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि शहरोज़ कौन है? मावा ने यूँ कहा जैसे बड़े अफसोस की बात हो। क्या बहुत ही तारीख साज शख्सियत है? इनिया ने उसके अंदाज से क्यास लगाया। यही समझ लो, मंगनी की तारीख तो उसी ने तय की थी। मतलब? वो खाक ना समझी। यार शहरोज़ फ़याल मामू का बेटा है, यानी मेरा साहब कज़न और हालिया मंगेतर। मावा के लिए ये इतला आम सी थी, इनिया के लिए नहीं। तुम इंगेज्ड हो? तुमने बताया ही नहीं? अच्छा नहीं बताया? हैरानी है, मैंने तो सबको बता देती हूँ। लव या अरेंज? इनिया ने दिलचस्पी से पूछा। दोनों। मावा ने कंधे उचका दिए। खुद की मंगनी हो चुकी है और मामू जो उम्र में तुमसे बड़े वो यूं ही घूम रहे हैं। इनिया ने गुफ्तगू का रुख फिजान की जानिब मोड़ना चाहा। फिजान मामा शादी के लिए हामी नहीं भरे। हामी तो भरे, मैं उनकी मंगनी शादी सब एक ही दिन में करवा दूंगी। मावा जोश से बोली। दोनों कुछ देर खामोश रही। इनिया अगले सवाल के लिए पर तोल रही थी। मावा वो गर्दन घुमा घुमा कर आतन इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। फैज़ान मामा उम्र में तुमसे कितने बड़े होंगे? उसने खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए पूछा, लेकिन दिलो जान से जवाब की मुंतज़िर थी। पहली बात तो ये कि फैज़ान मामा मेरे मामू है, बराए मेहरबानी उन्हें मेरा ही मामू रहने दो। ज़बरदस्ती उनकी भांजी बनने की कोशिश ना करो। दूसरी बात यह कि मुझे तुम्हारी सारी चालाकियाँ खूब अच्छी तरह से समझ आ रही हैं। अगर तुम चालाक हो तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो तुम घुमा फिरा कर मेरी उम्र मालूम करने की कोशिश कर रही हो ना, तो इससे बाज आ जाओ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हें अपनी असल उम्र का पता चलने नहीं दूंगी। और तीसरी और आखिरी बात ये कि मासूम सी शक्ल बनाकर तुम मेरे मामा के बारे में कुरेद कुरेद के सवाल क्यों पूछती रहती हो? आखिर चक्कर क्या है? वो एकदम घूमकर उसके सामने आई और गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लेने लगी। इनिया के चेहरे के तोते सब उड़ गए। वो इतनी बुरी तरह सटपटाई कि ज़िंदगी में कभी ना सटपटाई होगी। क्या क्या कह रही हो मावा? वही जो तुम समझ रही हो और चाहती हो कि मैं ना समझूं। मावा ने तुरंत कहा। पता नहीं क्या कह रही हो, अजीब हो तुम मावा। उसने पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन वो मावा ही क्या जो इतने आराम से जान बख्शे। अजीब नहीं हूँ, बेहद ज़हीन हूँ और इतनी खूबसूरत कि 10 ट्यूब लाइट्स लेकर भी ढूंढोगी तो मुझसे हसीन लड़की नहीं मिलेगी। मावा ने इतरा कर कहा। इनिया को हंसी आ गई। तुम्हारे हुस्न का मैंने अचार नहीं डालना, खूबसूरत लड़की। अब आगे से हटो, मुझे अंदर जाना है, बहुत भूख लगी है। नाश्ता नहीं हटूंगी, पहले मुझे असल बात बताओ, मावा ने अड़ियलपन से कहा। अरे कोई बात है ही नहीं, मैंने तो यूं ही एक बात पूछ ली थी, तुमने पर का कौवा बना दिया। तो ये कोई मामूली बात है? सिर्फ टैलेंटेड लोग ही ये काम कर सकते हैं, वरना मैं तुम्हें दर्जन भर पर ला दूंगी। बनाकर दिखाना कौवा। उसने इत्मीनान से बेपर की हाँकी। मावा, इनिया को ताव ही आ गया। तुम इंतहाई कमीनी, फसादन और सहीन, अक्लमंद। मावा ने झट से लुकमा दिया। जी नहीं, कुटनी, फसादन और मकारो, बात का बतंगड़ बना दिया। हटो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। वो गुस्सा करके जैसे रस्सा तड़वा कर भागी। बात बेशक ना करो, लेकिन मदद की ज़रूरत हो तो बता देना। जो मुझसे बात ना करे मैं उनकी भी मदद कर देती हूँ। मावा ने खनकते हुए लहजे में आवाज़ लगाई थी। इनिया ने मुड़कर भी नहीं देखा। मवादा वो उसके चेहरे से ही इस राज का सुराग पाले जिसका इजहार वो खुद अपने आप से भी करते डरती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा अबीर। ठीक 2 रोज़ बाद तन्वा ने कैंटीन में बैठकर अबीर से कहा था। उसके लहजे से ज़माने भर का तासुफ और बेयकीनी छलकती थी। ये एक पर आलूद दिन था। कुछ देर पहले मूसलाधार बारिश बरसकर धीमी हुई थी और अब किन-मिन बूंदों की सूरज ज़मीन की गोद सैराब कर रही थी। अब ऐसे गज़ब मौसम में क्लासरूम्स में कौन टिकता? टीचर्स ने स्टाफ रूम की राह ली। स्टूडेंट्स बरामदों में बिखर कर मौसम का लुत्फ़ लेने लगी। जिन्हें वहाँ जगह न मिली उन्होंने कैंटीन का कब्जा जमा लिया। वो दोनों हस्बे मामूल कोने की मेज़ पर और खिड़की के पहलू में बैठी थी। जब तन्वा ने खिड़की से बाहर लड़ियों की सूरत में बरसती बूंदों को देखते हुए अफसुर्दगी से कहा, जाहिर है मेरी बात पर तुम्हें यकीन आएगा भी कैसे? अबीर ने तंदही से प्लेट में रखे समोसे का कचुम्बर निकालते हुए संजीदगी से कहा, खुद समोसा खाकर देखो, फिर मेरी बात पर यकीन आएगा। क्या आज मौसमों में
समोसों में आलू तो डाले ही नहीं है शमीम आंटी ने। इस कैंटीन का म्यार दिन ब दिन गिरता जा रहा है, अबीर ने नाक चढ़ाकर कहा था। तन्वा की बेयकीनी तासुब संजीदगी पर जैसे ठंडा पानी आ गिरा। उसने घूर कर अबीर को देखा। मैं अरूज की बात कर रही थी। अच्छा, उसने कदरे ताज्जुब के साथ कहा, फिर हल्का सा कहका लगाया। मैं समझी समोसे की बात कर रही हूँ। वो फिर प्लेट पर झुकी। अबीर की बच्ची, किस कदर पेटू हो तुम। तन्वा ने प्लेट उठाकर उसकी पहुंच से दूर की। मेरी प्लेट वापस करो तन्वा, अबीर ने रूहानसी होकर कहा। खुद तो तुम चिड़िया जितना खाती हो और चाहती हो कि कोई दूसरा भी ना खाए, लेकिन मैं बता दूं, तुमसे दोस्ती अपनी जगह और समोसे से मेरा इश्क अपनी जगह। कोई मेरे और समोसे के दरमियान आए मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरी समोसे वाली प्लेट मुझे वापस कर दो, वरना अभी इस कैंटीन में लाशें बिछ जाएंगी, अचानक उसने धमकाते हुए कहा। तन्वा ने उसकी गैर संजीदगी पर घूर कर देखा, फिर प्लेट उसके सामने पटक दी। एक दिन खा खा कर फट जाओगी अबीर, तुम्हारे मुंह में खाक, अबीर ने खुश दिली से कहा। प्लेट सामने की और मज़े से खाने लगी। एक समोसा खाकर कुछ हवास ठिकाने आए हैं। हाँ अब बोलो, किस बात पर यकीन नहीं आ रहा, उसने खुद कलामी करते हुए पूछा। अरूज वाली बात पर, यहीं कि वो नशा आवर चीज़ें फ़रोख्त करती है। यार उससे ख़रीदता कौन होगा, तन्वा ने मासूमियत से पूछा। जाहिर है इस बार गुस्सा करने की बारी अबीर की थी। तन्वा, इस कदर अक्लमंदाना सवाल तुम्हारे ज़हन में आते कहाँ से। जाहिर है कॉलेज की लड़कियाँ खरीदती होंगी, उसने आवाज़ दबा कर कहा। सब, एक और सवाल आया। सब क्यों खरीदेंगी, सिर्फ वो खरीदती हैं जो अकल से पैदल, ना आकबत अंदेश, ना हिंजार, ना लायक लड़कियाँ होती हैं, वही ऐसी लड़कियाँ लेती हैं। और हाँ, जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है वो भी खरीदती हैं। अबीर, तन्वा ने तफक्कुर से कहा। तुम्हारे ख्याल में निम्रा भी ये सब लेती होगी। अबीर, निम्रा के नाम पर संजीदा होगी, उसने चल हमें सोचा। अभी तक तो नहीं, मेरा ख्याल है। देखो मैं 100% पर यकीन नहीं हूँ, लेकिन जिस रफ्तार से वो अरूज के करीब हो रही है वो वक्त दूर नहीं जब वो ड्रग्स इस्तेमाल करने लगेगी, उसने पेश गोई की। तन्वा खौफजदा होगी, जबकि अबीर की पेश गोइयाँ अमूमन दुरुस्त साबित होती थी। हमें उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए, तन्वा ने ख्याल जाहिर किया। हमारे पास सबूत नहीं है तन्वा, अबीर ने रसान से कहा। और सबूत के बगैर वो लोग हमारी बात क्यों सुनेंगे, ख्वामखा हमारी बेइज्जत तो ये हो जाएगी। मुझे हैरानी है, अगर ये सारी बातें तुम्हारे अंकल को मालूम है तो वो अरूज के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। मैंने अंकल से पूछा था तो वो कहने लगे हम भी किसी ठोस सबूत की तलाश में हैं, क्योंकि जो लोग गलत काम कर रहे होते हैं वो इतनी आसानी से काबू नहीं आते। अरूज पर शक सबसे पहले टीचर्स ताशिया को हुआ था, जो हॉस्टल में रहती हैं। अरूज का हॉस्टल में बहुत आना जाना था, तब टीचर जरताशिया और कुछ और टीचर्स उसकी निगरानी कर रही हैं। मगर मजाल है जो अरूज अपने पीछे कोई सबूत छोड़ दे। मुझे तो निम्रा की फ़िक्र हो रही है, अगर वो भी अरूज से ड्रग्स लेने लगी तो। तन्वा बेध्यानी में ज़ोर से बोली थी, लेकिन जुमला पूरा होने से पहले अबीर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खुदारा अपना वॉल्यूम हल्का रखो, सारे समाने को बताओगी क्या, उसने झुंझलाते हुए कहा था। तन्वा शर्मसार सी होकर खामोश हो रही। अंकल ने कहा था किसी और को इन बातों की भिनक भी ना पड़े, लेकिन मैंने जज्बातियत में तुम्हें और निम्रा को बता दिया। मकसद सिर्फ यही था कि वो खौफज़दा हो जाए और उससे दूर रहे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। इतनी जल्दी निम्रा को ड्रग्स वाली बात नहीं बताना चाहिए थी। वो जाकर अरूज को ज़रूर बताएगी और अरूज मोहतात होकर अपनी सरगर्मियाँ महदूद कर देगी। इस तरह तो उसके खिलाफ सबूत मिलेगा ना, वो कॉलेज से निकाली जाएगी। पिछले 4 साल से मुस्तकिल कॉलेज में टिकी हुई है, यकीनन उसकी बैग पर कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी है और उसके खिलाफ सबूत जमा करने के लिए कोई और चक्कर चलाना पड़ेगा। अबीर खुद कलामी के अंदाज में बोल रही थी और तन्वा हॉन्कों की तरह उसे बोलता सुन रही थी। जब अबीर खामोश होती तो उसने रश्क-कमीज़ अंदाज में कहा, माशाल्लाह अबीर, तुम्हारा दिमाग तो किसी जासूसी फिल्म के डिक्टेटर से भी ज़्यादा तेज़ चलता है। बस जी, अल्लाह का करम है, वरना बंदी किसी काबिल कहाँ, अबीर ने आजिज़ी से कहा और एक और समोसे का कचूमर निकालने लगी। तो ये था आज की एपिसोड का किस्सा। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी एपिसोड। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।